नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के इन सुर्खियों पर। गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी सुरेश जी.आर. को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। कर्नाटक के कानून मंत्री ने कहा, दर्शन के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई। मेरे प्रत्याशित लोकसभा चुनाव जीत बेलगावी की जनता की जीत है, जगदीश शेट्टर। सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जारी किया नोटिस। 8 जुलाई को होगी सुनवाई। सिक्किम में भारी बारिश, भूस्खलन से 6 की मौत, 1500 पर्यटक फंसे। सैटेलाइट से हो रही है झीलों की निगरानी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी सुरेश जी.आर. को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। डॉक्टर सुरेश, जो शरण बसवेश्वरा कॉलेज कलबुर्गी के मनोविज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर थे, उन्होंने गुलबर्गा के मनोविज्ञान विभाग में उपलब्धि, प्रेरणा, आत्म अवधारण और एकेडमिक उपलब्धि पर अभाव और युवा समस्याओं का प्रभाव शीर्षक से एक शोध पत्र लिखा है। विश्वविद्यालय आर वेंकट रेड्डी ने अपने मार्गदर्शन में इसे प्रस्तुत किया था। इस शोध पत्र के लिए गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। सुरेश के पिता गुंडप्पा गिहतादा कलबुर्गी जिले के जेवारगीर तालुके के हालगडला गांव के रहने वाले हैं। वह कलबुर्गी के गुलबर्गा विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक विभाग में अंशकालिक शोध छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे थे। वर्तमान में वह बीदर के समाचार एवं जनसंपर्क विभाग में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उनकी इस उपलब्धि पर उनके अधिकारी, शिक्षक, परिजन और सहपाठी खुश हैं। कर्नाटक के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि अभिनेता दर्शन को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है, जिन्हें अपने एक प्रशंसा की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। जब मीडिया ने मंत्री से अन्नपूर्णेश्वरी पुलिस स्टेशन, जहां दर्शन से पूछताछ की जा रही है, को शामियाना से कवर किए जाने के बारे में पूछा, तो पाटिल ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो पुलिस स्टेशन को शामियाना से कवर करने की अनुमति देता हो, लेकिन हमें नहीं पता कि किन परिस्थितियों में पुलिस ने ऐसा किया है। उन्होंने बताया कि क्योंकि थाने के बाहर हंगामा हो रहा था, इसलिए पुलिस ने आसपास धारा 144 लागू कर दी। उन्होंने विस्तार से बताया, क्योंकि अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, इसलिए उन्हें थाने के अंदर नहीं रखा जा सकता और यही शामियाना का कारण हो सकता है। जब मीडिया ने पूरे पुलिस स्टेशन को कवर करने की जरूरत पर सवाल उठाया, तो पाटिल ने कहा कि वे सभी विवरण जाने बिना कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने दोहराया कि आरोपी तो आरोपी ही होता है, किसी को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है। बेलगावी से नवनिर्वाचित सांसद जगदीश शेट्टर ने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से अपनी जीत को अप्रत्याशित बताया और कहा कि यह बेलगावी के लोगों की जीत है। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय भाजपा के पूर्व सांसद स्वर्गीय सुरेश अंगड़ी द्वारा अपने 4 कार्यकालों के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों और बेलगावी लोकसभा क्षेत्र के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रयासों को दिया। उन्होंने बेलगावी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की, जहां पार्टी को सबसे अधिक 73,000 वोट मिले। उसके बाद बेलगावी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50,500 वोट मिले। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे अभियान के दौरान सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी मेहनत की और सुनिश्चित किया कि अधिकांश लोग भाजपा का समर्थन करें। शेट्टर ने कहा कि संसदीय चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों और नेतृत्व के आधार पर लड़े गए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व और पिछले 1 दशक में देश के लिए उनका रोड मैप भी लोगों के बीच गूंजता है। बेलगावी में चुनाव में अन्य राजनीतिक दलों के नेता द्वारा भी भाजपा की मदद करने की अफवाहों को बीच शेट्टर ने कहा कि वह उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें सीट जीतने में मदद की। हालांकि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन करने वाले किसी भी नेता का नाम नहीं लिया और कहा कि वह बाद में ऐसा करेंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के अंदर बढ़ते रोष के बीच इस मामले की सुनवाई आज भी सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर किसी भी तरह के आदेश जारी करने से फिलहाल इंकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने एसआईटी को इस संबंध में नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। अब नीट परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने के सभी इंकार कर दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान सीबीआई जांच की मांग पर किसी भी तरह का आदेश फिलहाल नहीं दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका में बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए मनमाफिक एग्जाम सेंटर चुनने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों का भी जिक्र है। मसलन ओडिशा, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों के छात्रों ने नीट का एग्जाम देने के लिए गुजरात के गोधरा में एक खास सेंटर को चुना। इन छात्रों ने नीट क्लियर करने और गोधरा में एक खास सेंटर जय जल राम स्कूल में अपना सेंटर चुनने के लिए 10 लाख का रिश्वत दी। सिक्किम में लगातार बारिश के चलते हालात खराब हो चुके हैं। यहां 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 1500 के करीब पर्यटक फंसे हुए हैं। राज्य के कई इलाकों में अभी भी बारिश जारी है, इस वजह से खतरा बना हुआ है। सिक्किम में कई पहाड़ी झील हैं जिनमें पानी ज्यादा होने पर भूस्खलन होने लगता है और इसके बाद एक साथ बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर गिरता है। इससे काफी तबाही होती है। पिछले साल ऐसी ही घटना में एक बांध बह गई था जिसके जरिए 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला बिजली संयंत्र बनना था। इस बार भूस्खलन से होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए सरकार पहले से चौकन्नी है और कई झीलों पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखी जा रही है। भारी बारिश के कारण उत्तरी सिक्किम में संचार लाइन खराब हो गई है और राज्य का यह हिस्सा बाकी हिस्सों से कट गया है। अक्टूबर 2023 में उत्तरी सिक्किम में 5245 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दक्षिण लोनक झील में हिमानंद विस्फोट हुआ था। यह मलबे के साथ नीचे आकर तिस्ता बांध से टकराया और बांध फट गया। इससे खास तबाही हुई थी। कई पुल बह गए और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी, कई लापता हो गए थे। दिल्ली के चांदनी चौक में लगी आग अगले दिन सुबह तक बुझाई नहीं जा सकी। गुरुवार शाम 5 बजे के करीब दमकल विभाग के पास कॉल आया था जिसमें चांदनी चौक में आग लगने की बात कही गई थी। वहीं शुक्रवार सुबह 8 बजे तक इमारतों से धुआं निकल रहा था। ऐसे में दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार मारकर पूरे मलबे को ठंडा किया। आगजनी की इस घटना में 50 से ज्यादा दुकानें पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गई। अधिकारियों के अनुसार करोड़ों का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। डीएफएस प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया कि शाम 5 बजे चांदनी चौक क्षेत्र से आग लगने की सूचना मिली। आग मारवाड़ी कटरा नई सड़क में लगी थी। शुरुआत में दमकल की 14 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई, लेकिन जब आग अन्य दुकानों तक फैल गई तो 26 और गाड़ियां भेजी गई। उन्होंने कहा कि पूरे अभियान की निगरानी के लिए उन्होंने खुद घटनास्थल का दौरा किया। जिस मुख्य इमारत में आग लगी थी वह ढह गई। इलाके की संकरी गलियां अग्निशमन कर्मियों के लिए अतिरिक्त चुनौती बन गई हैं, क्योंकि उन्हें मुख्य स्थल से 200 से 300 मीटर दूर अपनी गाड़ियां खड़ी करनी पड़ी। आग पर काबू पाने के लिए हाइड्रोलिक मशीनों का भी इस्तेमाल किया गया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवारों ने मुंबई की 3 लोकसभा सीट पर अल्पसंख्यकों, गैर मराठी और गैर हिंदी भाषी लोगों के वोट की बदौलत जीत दर्ज की है। हाल में संपन्न आम चुनाव में शिवसेना यूबीटी ने महानगर की 6 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और कांग्रेस एक निर्वाचन क्षेत्र में विजयी रही। फडणवीस ने अपने भाषण में कहा कि विपक्ष की जीत मराठी भाषियों या आम मुंबईकरों या पीढ़ियों से शहर में रहने वाली उत्तर भारतीय आबादी के वोटों के कारण नहीं थी।
वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि विपक्षी ने उन लोगों के वोटों से जीत हासिल की जिनके लिए शिवसेना यूबीटी ने बाल ठाकरे के लिए अधिक लोकप्रिय हिंदू हृदय सम्राट के बजाय जनाब का इस्तेमाल करना शुरू कर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे। 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेंगे। वाराणसी पहुंचकर सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी के सभा स्थल का निरीक्षण करेंगे। सर्किट हाउस में वह अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शुक्रवार रात में सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी पुलिस लाइन से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मेडिकल चेकअप के दौरान पत्नी सुनीता केजरीवाल के शामिल होने की मांग की है। इसके लिए केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी भी दायर की। अर्जी में कहा गया है कि कोर्ट जेल अधिकारियों को निर्देश दे कि सुनीता केजरीवाल को वीसी के माध्यम से केजरीवाल के मेडिकल चेकअप में शामिल होने की अनुमति दी जाए। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर जेल अधिकारियों से जवाब मांगा है, जिस पर ईडी ने कहा है कि उसे केजरीवाल की अर्जी पर जवाब देने के लिए समय चाहिए। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की सुनीता केजरीवाल को वीसी के माध्यम से केजरीवाल के मेडिकल चेकअप में शामिल होने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर कहा कि वह कल सुनवाई करेगा। जानकारी दे दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर 19 जून को सुनवाई होगी। हालांकि ईडी ने पिछली सुनवाई के दौरान जमानत का विरोध किया था और दलील दी थी कि अरविंद केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट जेल में हो सकता है, ऐसे में उन्हें जमानत की जरूरत नहीं है। कुवैत के अधिकारियों ने विदेशी श्रमिकों के आवास वाली एक इमारत में आग लगने की घटना में जान गंवाने वाले 45 भारतीयों और फिलीपींस के 3 नागरिकों के शवों की पहचान कर ली है। एक शीर्ष अधिकारी ने वह जानकारी दी कि कुवैत ने घटना की त्वरित जांच करने और मृतकों के शव को भेजने में पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया है। दक्षिणी शहर मंगाफ में बुधवार को 7 मंजिला इमारत में आग लगने से कम 49 विदेशी श्रमिकों की मौत हो गई थी और 50 अन्य घायल हुए थे। इस इमारत में 196 प्रवासी श्रमिक रह रहे थे। अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र अरब टाइम्स की खबर के अनुसार प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबा ने कहा कि अधिकारियों ने 48 शवों की पहचान कर ली है, जिनमें 45 भारतीय और 3 फिलीपींस के नागरिक हैं। प्रथम उप प्रधानमंत्री ने कहा कि शेष एक शव की पहचान के प्रयास अब भी जारी है। इसी बीच कुवैत के अग्निशमन बल ने कहा है कि यह आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी सुरेश जीआर को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। कर्नाटक के कानून मंत्री ने कहा, दर्शन के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई। मेरी अप्रत्याशित लोकसभा चुनाव जीत बेलगावी की जनता की जीत है, जगदीश शेट्टर। सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने एनजीए को जारी किया नोटिस, 8 जुलाई को होगी सुनवाई। सिक्किम में भारी बारिश, भूस्खलन से 6 की मौत, 1500 पर्यटक फंसे। सैटेलाइट से हो रही है झीलों की निगरानी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।